उसमें किसी को कोई इशू हो? नो सर, जो टॉपिक्स रह गए हैं वो करने हैं आज। क्या हुआ जी? आपने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन कर लिए थे जो कहे थे आप लोगों को? सर अब सिलेबस पास नहीं करना सर, पेपर आ गए हैं अगले हफ्ते। चलो आज आज कोशिश करते हैं फाइनल कर दें। अगर आज ना हुआ तो फिर सर वेडनेसडे को नहीं, लाजमी आज ही फाइनल हो फाइनल करें, जाएगा। वेडनेसडे ठीक को है। हमें पेपर के बारे में बताना किस तरह का पेपर आना है। चलो एक आध क्वेश्चन ही करेंगे बस। आज आज ये टॉपिक कर लो ना, तो वेडनेसडे को इंशाल्लाह सिलेबस आपका फाइनल हो जाएगा। वेडनेसडे को हाफ एन आवर की क्लास ले लेंगे और बताओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये जो क्वेश्चन किया हुआ है ना, यही समझाएं, यही था। हाँ यही यही मुझसे मॉर्निंग वालों ने कराया था ना, तो इसीलिए मैं आपके सामने ले आया हूँ ना ये क्वेश्चन। इसमें असल में कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज निकल आती हैं। ठीक है। जी सर। तो बेटा ये जिसके माइक से आवाज आ रही है वो म्यूट कर ले। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसकी हमने फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज और बेसिस फॉर द आइगन स्पेस, जो आपको लास्ट टाइम करवाए थे। ठीक है ना। तो इसमें ये एक मतलब फर्स्ट पार्ट वाले आपके बच्चे ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ये फिर मैंने उन्हें करवाया है। ठीक है। आपको पता है जब भी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है सबसे पहले क्या करना है, हमने ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है लैम्डा आई माइनस ए। ठीक है। ये पता चल गया ना कैसे फाइंड किया है? ठीक है ना। उसके बाद हमने इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके पुट कर देते हैं इक्वल टू जीरो। तो ये देखें उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके हमने पुट कर दिया इक्वल टू जीरो। जब हमने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये देखें इसको इससे डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस, इसको 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ +7 इसलिए आ गया। ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ये वाली आ गई। आपको पता अब ये दो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ये दो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। अब देखें, ठीक है, तो अब ये देखें ये दो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आ गई हैं। तो आपको पता है जब आइगन वैल्यूज निकाल लें, अच्छा यहां तक किसी को कोई इशू हो, ये हमने दो वैल्यूज निकाली हैं आइगन वैल्यूज, यहां तक किसी को कोई इशू हो तो बताएं। जी भाई, यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? जी बेटा आप लोग हाँ ना में जवाब तो देना। जी सर ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है। ये आइगन वैल्यू निकली, इसके अगेंस्ट जब हमने आइगन वेक्टर निकालना है तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में पुट करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम पुट करते आए हैं। लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे, ये देखिए √3 अयोटा और +2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ भी लैम्डा की जगह √3 अयोटा और साथ -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसकी रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनानी है। आपको पता है पहला नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, लेकिन इसको तो अब हम 1 बना ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम इन दो रोज को इंटरचेंज कर लें तो हम रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। जब इंटरचेंज कर लेते हैं ये देखिए यही रो ऑपरेशन लिखा हुआ है कि रो 1 और 2 को हमने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए जब हम रो 1 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर अब -1 आ गया नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट। जब ये -1 आ गया तो इसको जाहिर है हमने नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, तो उसको 1 बनाने के लिए हम लोग रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। ठीक है। तो यहाँ हमने फिर रो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से। ये देखें ये जो रो ऑपरेशन है, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो पहले वाला जो माइनस एलिमेंट है वो प्लस हो गया, और जो साथ वाला है उसका प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है। अब देखें आपको पता है जब यहाँ पे नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया उसके बाद उसके नीचे क्या बनाना होता है, जीरो।
तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 को 2 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 2 में से रो 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये देखें, अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने जब इसको 1 को जो है वो माइनस इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जो एंटिटी है ये क्या हो जाएगी, जीरो। दूसरा, जब ये वाली एंटिटी जो है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखिए नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये वाला नीचे, ये जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है। वो 2 और माइनस अंडर रूट 3 योटा और 2 प्लस अंडर रूट 3 योटा जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के मुताबिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 7। और यहाँ पे इसका मतलब है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 में से वो माइनस होगा, तो ये दूसरी एंटिटी भी क्या बन जाएगी, जीरो। अब ये दोनों जीरो बन गई, तो अगर आप देखें तो ये रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन गई है। समझ आई है? यहां तक बताएं जी, क्लियर हुआ है कि नहीं? ये रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन गई है, बताएं जी। ये सर आ गई इसमें। ठीक है। अब जब रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन जाए, तो उसके बाद हमने इसका कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम लिखना होता है। तो ये देखिए, पहला एलिमेंट जो है वहां पे x1 का कोफिशिएंट 1 है और x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। ठीक है ना? और साथ क्या आता है, x2। अब आपको पता है इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम x2 की जगह क्या पुट करेंगे, t। तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस अंडर रूट 3 t आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये बेसिकली बन जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, इनटू टी आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इसका आइगन वेक्टर लिखना है, तो आइगन वेक्टर क्या होता है, x1 x2। x1 की जगह हमने ये वाला लिख दिया और x2 की जगह ये वाला लिख दिया। आपको पता है बाद में हम t कॉमन निकाल लेते हैं, जब t कॉमन आ गया तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। जी भाई, क्लियर हुआ? बताएं जी, ये क्लियर हो गया? जी सर। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम सेकंड आइगन वैल्यू लेके तो उसको जो है वो उसका आइगन वेक्टर इसी तरीके से निकाल लेते हैं। अगर आप देखिए तो हमारे पास सेकंड आइगन वैल्यू यही आई थी, लेकिन साथ क्या आया था, माइनस आया था। ये देखिए, ये जो सेकंड आइगन वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू जब हम इसमें वही उसी मैट्रिक्स में जब पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा की जगह माइनस अंडर रूट 3 होता है, यहाँ भी लैम्डा की जगह माइनस अंडर रूट 3 होता। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पिछली मैट्रिक्स में किया, पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। जब इंटरचेंज कर ली तो हमारे पास ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद देखें, उसके बाद चूंकि यहाँ पे नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रो 1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट जो है ना, ये कोई है बूझो तो जानू, ये रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ये कोई और ही इंसान है या कोई आपकी क्लास का ही होगा, लेकिन शरारत करने के चक्कर में है। अच्छा, ये देखें R1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाले दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए ये नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, अब आपने इसके नीचे जीरो लेके आना है, तो आप वही बिल्कुल करोगे कि ये जो एलिमेंट है इसी को आप पहली रो से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो। फिर आप देखो इसको जब सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। ठीक है ना? तो आप देखें इसका आंसर क्या आता है, 7 आता है। तो जब आप R2 में से इसको 7 को माइनस करेंगे, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, जीरो। ये फिर हमारे पास क्या आ गई है, रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन गई है। अब रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बन गई है, तो ये देखें x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा। अब आप x2 को सपोज कर लो t, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, t। अब उसी तरीके से आपने इसका आइगन वेक्टर लिखना है, तो आइगन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, x1 x2। x1 की जगह ये जो वैल्यू आपके पास आई है वो आ जाएगी, x2 की जगह जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी, t कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास बेसिक आइगन वेक्टर जो है वो बन जाएगा। अब आपने बेसिस लिखनी थी, बेसिस में आपको पता है जो फर्स्ट आइगन वेक्टर लिखा था उसको, और जो सेकंड आइगन वेक्टर मिला है उसको आपने एक सेट की फॉर्म में लिख लेना, तो वो आपके पास बेसिस ऑफ द आइगन स्पेस बन जाएगी। जी भाई, क्लियर हो गया?
ये पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ इसमें फर्क ये था कि पहले हमारे पास रियल आइगन वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स आ गई थी। जी भाई। जी सर आगे। अच्छा बेटा, बाकी तो उन्होंने और कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। अगर आपने कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे वो सारे सेम नेचर के थे, अगर आपने कोई करवाना है करवा लें, अगर नहीं करवाना तो फिर आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना था, डायगोनलाइजेशन, और ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस कवर्ड है। ये देखें जी डायगोनलाइजेशन क्या होती है। आपने बुक का पेज नंबर 303 निकालना है, वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। एक ये उस पे पेज 303 पे एक डेफिनेशन ये है कि सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, और सेकंड डेफिनेशन ये है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है। जी सर लिखिए। लिख लिया? जी सर। देखिए दो मैट्रिसेस कोई भी ए और बी मैट्रिसेस हैं, हम उनको कहेंगे कि वो सिमिलर मैट्रिक्स है। अगर क्या हो हमारे पास, वैसे तो ए के लिए यही है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी, तो हम इस तरह से लिखेंगे पी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें और फिर पी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, बी आ जाए। तो इसका मतलब है ए और बी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्यू इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्यू इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करके फिर क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, ए। तो फिर ए और बी क्या होंगी, सिमिलर मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। जो सिमिलर मैट्रिसेस हैं इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं। जैसे इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है कि इन दोनों के जो है वो डिटर्मिनेंट सेम आते हैं, यानी जो अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो जो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वही दूसरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा। यानी अगर एक का डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करें तो -5 आता है, तो दूसरे का डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। समझ आ गई ये बात की क्या होती है सिमिलर मैट्रिसेस? बुक से भी डेफिनेशन पढ़ लें, अगर नहीं पता चला तो फिर बता देता हूं जी। क्लियर हुआ? जी सर। नेक्स्ट है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है, ये देखिए कोई इसकी डेफिनेशन भी बुक पे लिखी हुई है। पहले तो ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस पे कोई ना कोई एलिमेंट हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपने पढ़ा था, आपको मैंने मिड से पहले काफी इसका अच्छे खासे तरीके से कराया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ये भी बताया था कि अगर हम इसकी कोई भी पावर लें तो इसकी डायगोनल मैट्रिसेस की पावर ले लें तो वही आंसर आ जाता है। ये भी बताया था कि अगर हमने इसका इनवर्स लेना है तो जस्ट यू नीड टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, यानी डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट, ठीक है, अब मैंने इसको चलो मजीद लिख दिया, सच दैट डी किसके इक्वल आ जाएगा, पी इनवर्स ए पी। यानी किसी भी मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है अगर हम कोई एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड कर लें, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो, कि हम पी इनवर्स को ए से और फिर जो आंसर है उसको पी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। आंसर क्या आ जाए, कोई ना कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है ये डायगोनलाइजेबल है, यानी हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं।
जी भाई पता चला? सर लास्ट लाइन जरा रिपीट करना। बेटा ये है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है तो हम उसको कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है। ये क्या है? डायगोनलाइजेबल है। अगर हमारे पास एक ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो कि हम उस मैट्रिक्स को इस उसके इनवर्स से और फिर उस मैट्रिक्स से लेफ्ट साइड पे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और फिर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो जिसके सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं, बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। तो अगर इस तरह की हम कोई ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आगे हम करते हैं क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं जो उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल करते डायगोनलाइज कर देती है, यानी उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बना देती है। ठीक है? तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड की जा सके कि हम उसके एक तरफ उसके इनवर्स से और दूसरी तरफ उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए? डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है। जी पता चला भाई? ये अभी हम करने लगे हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स पी दैट डायगोनलाइजेज ए। यानी ये आपके पास एक मैट्रिक्स, मतलब सपोज आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आएगा कि एक मैट्रिक्स गिवन होगी, तो वो कहेगा कि ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करो जो इसको डायगोनलाइज कर दे। ठीक है? जो इस मैट्रिक्स को क्या कर दे? डायगोनलाइज कर दे। यानी वो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी कि जब हम उसके इनवर्स से और उससे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। और अभी आपके सामने मैं इसको करता हूं। पहले ये बताएं क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? जी सर आ गया। क्वेश्चन बेटा ये है कि आप ये एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, ए मैट्रिक्स। ठीक है? आप एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करें जो इसको डायगोनलाइज कर दे। यानी इस तरह से हो कि जब हम उस मैट्रिक्स, सपोज आपने पी फाइंड करना है, तो जब हम पी इनवर्स से ए को मल्टीप्लाई करें और फिर पी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? कोई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है? तो फिर हम कहेंगे कि हमने एक ऐसी मैट्रिक्स पी फाइंड कर ली है जो ए को क्या कर रही है? डायगोनलाइज कर देती है। ठीक है? अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार क्या ये है कि आपने जो मैट्रिक्स ए होगी इसके आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जाहिर है जब आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हो तो पहले आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होती है। आइगन वैल्यूज आप कैसे फाइंड की जाती है ये आपको पता है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स। लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स। लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स आपके पास ये वाली आ जाएगी, ये आपको पता ही है, ये हमने किया भी है पीछे। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि जो लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स हमने फाइंड किया उसका डिटर्मिनेंट पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे फिर उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल। अब देखिए जब हम उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। ठीक है ना? अब जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो आपको इस डिटर्मिनेंट को हमने फर्स्ट रो से मैंने इसको एक्सपैंड किया, ये आपको आना चाहिए, ये तो अब इतनी चीज तो आनी चाहिए। ये फर्स्ट रो से इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया तो हमारे पास अल्टीमेटली ये वाला बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो एंट्रीज हैं, एक ये वाली है और एक दरमियान में प्लस है और एक हमारे पास ये वाली है। इन दोनों एंट्रीज में से क्या कॉमन आ रहा है? लैम्डा माइनस 2 कॉमन आ रहा है।
लैम्डा माइनस 2 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, लैम्डा इंटू ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा फर्स्ट स्पेस पे बच गया, और सेकंड स्पेस पे क्या हमारे पास बचा 2। ठीक है, अब देखिए ये अंदर जो है ये सारी की सारी एक क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके हमने फैक्टर्स बनाए और इसको फैक्टराइज कर लिया तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आ गया। ये मैट्रिक लेवल का काम है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, फैक्टर्स बनाने और इसको एक्सपेंड करना किसी भी डिटर्मिनेंट 3x3 के को। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई हैं, एक 2 है, फिर 2 है, और फिर क्या है 1 है। इसका मतलब है रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ गई हैं, दो, एक रिपीटेड आइगन वैल्यू और एक सिंपल एक डिस्टिंक्ट है। ठीक है ना, तो रिपीटेड आइगन वैल्यू, अगर कोई आइगन वैल्यूज 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट 2 आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं। अगर कोई आइगन वैल्यूज 3 टाइम रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट 3 आइगन वेक्टर्स भी निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकता है। तो जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है उसके अगेंस्ट 1 भी निकल सकता है और 2 भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर एक ही आइगन वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट हमेशा एक आइगन वेक्टर ही निकलेगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपको पता है कि अब हमारे पास पहले हम रिपीटेड वैल्यू पे ही आ जाते हैं। ये देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 जो है ना, ये क्या है, पहली वैल्यू है, तो इस पे हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। अभी पीछे भी हमने यही काम किया, यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। हमने क्या करना है, ये जो आइगन वैल्यू हमारे पास निकली है लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसको इस मैट्रिक्स में पुट कर देना। जब हम लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपको पता है इसको रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1। तो इसको 1 लाने के लिए हम जो रो ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि रो 1 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब रो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको पता है जो जब फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाए तो उसके नीचे क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। नीचे 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 में क्या ऐड कर देते हैं, R1, यानी ये वाला रो ऑपरेशन करते हैं, और इसी तरह R3 में भी R1 ऐड कर रहे हैं। तो आप ये रो ऑपरेशन करके देखिए आपके पास ये इस तरह से रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में आ जाएगी ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म आई है इसकी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने अब x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x3 को आप सपोज कर लेते हैं t के इक्वल है, तो उससे आपके पास x1 किसके इक्वल आ जाता है, माइनस टी के इक्वल, क्योंकि x3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टी। ये पहले ही मैंने आपको बताया था, जिस वेरिएबल की वैल्यू ना निकले उसकी आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x2 की चूंकि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकली तो आप सपोज कर लेते हैं कि x2 की वैल्यू क्या है, s है। क्योंकि t आप पहले ही सपोज कर चुके हैं तो फिर आप इसको क्या सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, s है। ठीक है, अब देखें, अब आपने इसको इसका आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो जब आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो ये देखें, आपको पता है आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, x1, x2, x3। तो x1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टी, x2 की जगह क्या आ जाएगा, s, और x3 की जगह क्या आ जाएगा, t। अब जब आपने इसको जब आपके पास इस तरह से दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल आ जाए तो आपने उनको सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने का तरीका ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, टी वाली एक तरफ लिख लेनी है, एस वाली एक तरफ लिख लेनी है, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। यहाँ पे देख लें तो पहला जो वेक्टर है उसमें से टी कॉमन आ रहा है, ये देखें यहाँ पे टी कॉमन आ रहा है, और दूसरा जो वेक्टर है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है। तो आपके पास ये दो बेसिक आइगन वेक्टर बन गए। ठीक है, एक ये वाला बन गया, ये देखिए इधर जरा, और एक ये साथ वाला बन गया है। ये देखिए एक आपके पास बेसिक आइगन वेक्टर ये बन गया। जब आप बेसिस फॉर द आइगन स्पेस निकालते हैं तब भी आप यही वेक्टर फाइंड करते हैं। सेकंड, आपने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट जो है वो फाइंड करनी है आइगन वेक्टर। अब आप वही लैम्डा इज इक्वल टू 1 ऊपर वाली मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में बनाना है। रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है आप क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 में R1 ऐड कर देंगे, इसी तरह R3 में भी R1 ऐड कर देंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो फिर ये देखें, जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है ये आ जाएगी, सॉरी ये वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस मैट्रिक्स में सेकंड रो है तो सेकंड रो में नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट -1 है। इसको मान लाने के लिए आप R2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से, तो आपके पास ये वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में बन चुकी है। जब ये रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म में बन चुकी है तो अब आपने क्या करना है,
अब आपने ये देखें, ये x1 का कोफिशिएंट x1 आ गया और x2 का कुछ भी नहीं, और x3 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसको इक्वल कर दिया, इक्वल टू 0 के कर दिया, और x2 क्या है 1 है और x3 क्या है -1 है, तो x2 माइनस x3 ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखें अगर आप x3 की जगह सपोज करें t है, तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी t के इक्वल आ जाएगा, और x1 किसके इक्वल आ जाएगा, -2t के इक्वल आ जाएगा। इससे आपके पास आइगन वेक्टर ये वही है जो लास्ट टाइम भी आपको कराया था, आइगन वेक्टर्स फाइंड करना, यहां तक तो ये बिल्कुल वही है, ठीक है। -2t t कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ये वाला आइगन वेक्टर आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है कि हमने p फाइंड करना था, p फाइंड करना था। अगर आप देखें तो आपके पास 3 आइगन वेक्टर निकले हैं, एक ये वाला आइगन वेक्टर है जिसपे मैंने अभी बड़ा सा गुड लगाया है, एक ये वाला आइगन वेक्टर है, और तीसरा ये जो अभी आपने आइगन वेक्टर निकाला ये है। आपने इन तीनों वेक्टर्स को कॉलम फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है, तो वो आपके पास p मैट्रिक्स आ जाएगी जो आपने एक्चुअली फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये देखें इधर, अब आप देखें यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पहला वेक्टर लिख दिया, ये जो आपने सबसे पहला निकाला था, यहाँ पे सेकंड वेक्टर लिख दिया, यहाँ पे थर्ड वेक्टर लिख दिया, और इनको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखा तो आपके पास ये वाली जो p मैट्रिक्स है ये आ जाएगी जो आपने एक्चुअली फाइंड करनी थी। ये p मैट्रिक्स जो है उस a मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर देगी। अब हमने फिर चेक भी करना है कि वाकई डायगोनलाइज करेगी कि नहीं, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि हम लोग P इनवर्स AP फाइंड करेंगे, P इनवर्स AP, ये देखिए जिस तरह से मैंने इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि P इनवर्स AP, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, D के इक्वल। तो P इनवर्स AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास P का इनवर्स होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए तो ये एक लेंथी काफी क्वेश्चन होगा, इस तरह क्वेश्चन काफी लेंथी आप देख रहे हैं। पहले आपने आइगन वैल्यूज फाइंड की, फिर आइगन वेक्टर्स फाइंड किए, उसके बाद आपने P उससे निकाला, उसके बाद आपने P का इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स फाइंड करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, एक रो ऑपरेशन के थ्रू था, एक मैट्रिक्स मेथड से था, और एक कॉलम ऑपरेशन के थ्रू था, ठीक है ना। तो P इनवर्स यहाँ मैंने फाइंड नहीं किया हुआ क्योंकि आपको मिड से पहले काफी अच्छी तरीके से, बल्कि आपने मैट्रिक एफएससी में भी क्या किया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना, तो वो P इनवर्स फाइंड किया। P इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना था, P इनवर्स AP, ठीक है। तो ये देखें जो P इनवर्स की वैल्यू आई है वो पुट कर दी, फिर A की वैल्यू जो एक्चुअल मैट्रिक्स है वो पुट कर दी यहाँ पे, और फिर P की, पहले ये पहली वाली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर आप गौर करें तो ये वाली डायगोनल मैट्रिक्स है, ये देखिए, क्योंकि इसकी डायगोनल पे एंट्रीज है, इसका मतलब है उस P मैट्रिक्स ने A को क्या कर दिया है, डायगोनलाइज कर दिया। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं। सर जरा ऊपर करना थोड़ा सर। जी बेटा, भाई थोड़ा सा नीचे करना जरा, ऊपर से देखना। बस 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 सर। ओके सर, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। यस सर। अब आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाएं। अच्छा, आप लोगों के पेपर होना ही नहीं होने हैं? सर अभी तक तो यही खबर है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुझे तो लगता है कि कंफर्म ऑनलाइन नहीं होने। उसकी रीजन ये है कि अब तो मजीद लॉकडाउन ही हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन तो कोई नहीं हो रही, क्योंकि कोरोना तो और ज्यादा काम खराब करता जा रहा है। अल्लाह पाक रहमत करे। आमीन। हाँ जी, आगे बेटा एक्सरसाइज 5.2 निकालने, ये लास्ट एक्सरसाइज है जो हमने करनी है इसकी, आपके सिलेबस की, ठीक है। तो इसके पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक देखें, लेकिन थोड़े से आगे भी करने हैं क्वेश्चन। वो अगर आज ही क्लियर हो गए तो फिर हो सकता है मैं वेडनेसडे को आपका लेक्चर अगर लूंगी तो 15-20 मिनट का लूँ। अगर आज क्लियर ना हुए, इसमें से कोई और 1-2 क्वेश्चन आपने करवाने हुए तो फिर वेडनेसडे को वो क्वेश्चन करवा लीजिएगा। पहले आप बेटा एक्सरसाइज निकालें 5.2। 5.2 इसी तरह जैसे ऊपर आपने सवाल कराया है सर। हाँ जी, बिल्कुल उसी तरह ही है। मैं एक मिनट बुक अपनी ओके देखता हूँ। ओके सर।
5.2 निकालें। ये देखें, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चंस को। मैं बुक ही लेने गया था क्योंकि सुबह तो यहाँ रखी थी जब मैंने उनकी क्लास ली थी, तो अभी ये फिर अंदर रखी। एक्सरसाइज 5.2 निकाल लो बेटा। पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपने आज ही एक्सरसाइज खत्म कर लेनी है ना, तो फिर आपको वेडनेसडे का लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जी भाई। पहला है क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक वो पूछता है कि ये प्रूव करो कि ये मैट्रिसेस सिमिलर नहीं है। मैंने आपको बताया था सिमिलर मैट्रिसेस के पीछे इसके पेज नंबर आपको बताता हूँ, उस पर टेबल भी बनाओगे कि सिमिलर मैट्रिसेस 303 पे टेबल बनाओगे सिमिलर मैट्रिसेस की क्या क्या चीजें कॉमन होती है। एक उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उनका डिटर्मिनेंट सेम आता है। आप इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लें, सिर्फ डिटर्मिनेंट आपने लेना। अगर सेम आ जाए तो ये सिमिलर मैट्रिसेस होंगी, अगर सेम ना आया तो ये सिमिलर मैट्रिसेस नहीं होंगी। हो जाएगा कि नहीं? सिर्फ यू नीड टू टेक द डिटर्मिनेंट। जी भाई, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस देखें, बताएंगे। ओके सर, हो जाएंगे 1 से लेकर 4 तक। जी 1 से लेकर 4 तक। आगे 5, 6, 7, 8 और 9, इन पांचों क्वेश्चंस में आपने वही काम करना है जो भी मैंने किया है। यानी यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स जो है उसका तो बड़ा आसान है क्योंकि वो तो शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए 3x3 की मैट्रिक्स भी हैं, जो मैंने अभी किया था वो 3x3 की मैट्रिक्स का किया था। इनको आपने वो मैट्रिक्स पी फाइंड करनी है जो इनको डायगोनलाइज कर दे। यानी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने इनको डायगोनलाइज करना है इन मैट्रिसेस को। ठीक है, तो हो जाएंगे कि नहीं? 5 से लेकर 9 तक। 3x3 का पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिया है। 2x2 के हैं, इनमें 3 3x3 के हैं और 2 जो है वो 2x2 के हैं। तो 2x2 का तो जरा इजी होता है, शॉर्ट होता है जरा। सर जी 9 का बी पार्ट जरा एक मरतबा बता दें। For the eigenvalue lambda, find the rank of the matrix lambda I minus a। रैंक पता है क्या होता है? रैंक ये होता है कि आपने जब उसको रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनानी है ना, रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनानी है मैट्रिक्स की, जाहिर आप लैम्डा आई माइनस ए की, जैसे मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूँ कि लैम्डा आई माइनस ए की आप रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बनाते हैं, तो उसकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो इसका रैंक होता है। जैसे ये देखें, आपने इसकी ये जो मैट्रिक्स है इसकी आपने रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म बना ली है ना यहाँ तक, तो इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? 2। यानी यहाँ पे लैम्डा आई माइनस ए का रैंक क्या होगा? 2 रैंक। समझ आ गई है? इसी तरीके से ये जो आपने ऊपर मैट्रिक्स बनाई थी ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ये भी लैम्डा आई माइनस थी, ये वाली ये मैट्रिक्स जो थी, यहाँ पे अगर मैं इसका रैंक निकालूं तो ये आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना दी, तो यहाँ पे लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स जो है इसका रैंक क्या निकलता है? 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो है। क्लियर हो गया भाई? जी सर। अच्छा आगे बताएं। हो जाएंगे ना अब ये? ठीक है, 9 और 10 तक, 10 तक ये सेम है। उसके बाद 11 से लेकर जो 14 तक क्वेश्चन है, जो 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है वो समझ लें ओरल क्वेश्चन है। पढ़े जरा, कोई बच्चा पढ़े, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे ना जरा थोड़ा सा अंधेरा है तो बुक पे नजर कम आ रहा है, तो आप पढ़े जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक तो आपसे डिस्कस हो गए ना, सेम ही क्वेश्चन है जो किया है। 11 से पढ़े जरा। Find the geometric and algebraic multiplicity of each eigenvalues of the matrix A and determine whether A is diagonalizable. If A is diagonalizable, then find a matrix P that diagonalizes A.
Find P inverse A into P. ये तो वही चीज आ गई, सिर्फ इसमें जो नई चीज है वो यही है कि ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो फाइंड करनी है आपने। वो होती ये है कि आपने ये चेक करना है कि जब आइगन वैल्यूज आप निकालते हैं, जब आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो उसकी वो मतलब कितनी आइगन वैल्यूज कितनी दफा वो रिपीट हो रही होती है। जैसे अभी हमने पीछे आइगन वैल्यूज निकाली थी तो एक वैल्यू क्या थी, 2 दफा रिपीट हो रही थी, ठीक है ना, और एक वैल्यू क्या थी, सिंगल थी। तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो फिर क्या होगी, 2 होगी, जो 2 दफा रिपीट हो रही थी। अगर 3 दफा कोई आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और आई थिंक सो और क्या है, ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक मिनट, अरे वो ये ऊपर से करके जरा बता दें कौन सी वैल्यूज आप कह रहे हैं, 2 दफा ही तो 1 दफा ही। एक मिनट ठहरना बेटा, एक मिनट, मुझे एक मिनट ना यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जरा थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस 10 मिनट तक निकलता हूँ घर से, ठीक है।
ये देखें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि आइगन वैल्यू कितनी दफा निकली है, आइगन वैल्यू कितनी दफा निकली है। जैसे मैं अगर ऊपर आऊं तो ये देखें, ये जो कि कोई भी स्पेसिफिक आइगन वैल्यू जो है, जैसे ये मैं ऊपर आऊं तो ये देखिएगा, ये देखें ये जो आइगन वैल्यू है ये लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है 2। क्योंकि ये 2 दफा आई है ना, ये देखिए ऊपर ये कहां पे, ये देखें ये 2 दफा आई थी ना, ये देखें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, ये देखें 3 आइगन वैल्यूज निकली थी, ये कितनी दफा आई थी 2 जो है, ये 2 दफा आई थी। इसका मतलब है इसकी अलजेब्रिक की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, मल्टीप्लिसिटी, इस आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2 होगी। और जो 1 आइगन वैल्यू निकली है वो एक ही दफा आई है ना, तो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 होगी। ये नहीं कि इसकी वैल्यू 1 है इसलिए 1 होगी, चाहे ये 5 भी होता, लेकिन इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी थी 1। क्लियर हो गया, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। जितनी दफा अगर यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती सपोज 5, 7 और 2, तो 5 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होनी थी, 7 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होनी थी, और जो लास्ट पे वैल्यू आती है उसकी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी थी 1 होनी थी। यानी जितनी दफा कोई वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसकी क्या होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। यहां तक क्लियर हो गया जी, बताइएगा। जी सर। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये होती है कि जब आप किसी आइगन वैल्यू के अगेंस्ट आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो सिंगल आइगन वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हमेशा एक ही आइगन वैल्यू वेक्टर निकलेगा। लेकिन अगर जो है रिपीटेड आइगन वैल्यू होगी, अगर 2 दफा रिपीट हो रही है तो उसके अगेंस्ट 2 आइगन वेक्टर निकल सकते हैं, जिस तरह के ये इसके 2 आइगन वेक्टर निकले हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। ठीक है, यानी जितने इसके नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वही उतनी उसकी डिमेंशन होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी अगर 3 आइगन वैल्यूज रिपीटेड निकल आए तो उसके अगेंस्ट एक वेक्टर भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो ये देखें अब हमारे ये 2 आइगन वैल्यू ये जो 2 है ये रिपीट हो रही है, तो इसके अगेंस्ट 2 आइगन वेक्टर निकले, इसके अगेंस्ट एक भी निकल सकता था। तो ये जितने आइगन वैल्यू जिसके आइगन वेक्टर जिसके अगेंस्ट निकलेंगे वो उसकी क्या होगी, वो इसकी जो है ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा आप बंद करो, मैं सिम पे बात कराता हूँ। बेटा पता चल गया अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का, क्लियर हो गया। अच्छा आप ये बताएं आप लोग कि ये क्वेश्चन हो जाएंगे 14 तक हो जाएंगे कि नहीं। आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको नेक्स्ट टाइम कराना है, हाफ एन आवर में आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी वो इसी से रेलिवेंट है डायगोनलाइजेशन से। हाँ जी बेटा बताएं। सर जी ये 11 से लेकर 14 तक ये तो फिर ओरल तो ना हुए, ये फिर अच्छा खासा काम करना पड़ना हमें। हाँ जी है। मैं समझा था शायद सिर्फ यही फाइंड करना अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, लेकिन उसने आगे कहा है कि उनको डायगोनलाइज भी करें, तो कोई बात नहीं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेथड आना चाहिए फिर तो आ ही जाता है। सॉरी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर दिखना था, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के। हाँ जी, जी बेटा बताएं। हो जाएंगे ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन अट गया तो उस दिन करवा दूंगा। उस दिन सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आपको कराना है, फिर आपका सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, हो जाएंगे फिर ये। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे अट जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कर दूंगा। जी भाई
आप लोग फिर ऐसा करो कि ये लेस देन और इक्वल टू होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है लेस देन और इक्वल टू होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग लीव कर जाएं।